कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका प्यारा कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रामगढ़ के मछली पालक ले सकते हैं मछुआ आवास योजना से लाभ। दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाह समिति की हुई बैठक। स्वीट कॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद माधुरी। अब समाचार विस्तार से। रामगढ़ जिला में वर्ष 2015-16 के लिए मछुआ आवास योजना चलाई है। इस योजना के तहत आवास विहीन या कच्चा मकान में रहने वाले मछली पालकों को पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मछुआ आवास योजना के तहत 50 लाभुकों का किया जाएगा, जिससे 10 अनुसूचित जाति, 20 आदिवासी और 20 सामान्य जाति के मछली पालक होंगे। इस योजना से लाभ लेने के इच्छुक आवेदक जिला मत्स्य कार्यालय रामगढ़ में 25 मई 2015 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर दें। पिछले दिनों रांची के मोराबादी स्थित दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें बीएयू के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह रतन ने वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं कार्य योजना की समीक्षा की। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान ICAR प्लांडू, केंद्रीय ऊपरी भूमि चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग और नाबार्ड ने पिछले वर्ष दिव्यायन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर बीज उत्पादन, बिचड़ा उत्पादन और केंचुआ खाद उत्पादन की नई तकनीकों की जानकारियों का आदान प्रदान हुआ। मुर्गी पालन से जुड़े ग्रामीण गर्मी के मौसम में मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए दाना के साथ पीने की पानी पर भी विशेष ध्यान दें। टंकी में जमा पानी पीने के लिए नहीं दें, बल्कि घड़े में पानी रखें और उन्हें संतुलित ठंडा पानी पीने के लिए दें। मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े ग्रामीणों को इस मौसम में मुर्गियों को ताज़ा, स्वच्छ और ठंडा पेयजल देने की सलाह दी जाती है। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी न हो। घड़ा का पानी संतुलित शीतल होता है, यही मुर्गियों को पीने के लिए दें। मुर्गियों के आवास में खुले बर्तन में यह पानी रख दें। मुर्गियां खाए हुए दाने के अनुपात में स्वयं पानी पी लेंगी और शरीर में बढ़ते हुए तापमान को संतुलित कर लेंगी। दाना के साथ पानी का सामंजस्य रखना बहुत ज़रूरी है, गर्मी के दिनों में ख़ास तौर से। और गर्मी के दिनों में आप कहीं जमा किया हुआ पानी, जैसे कि सिंटेक्स वगैरह का पानी, आप मुर्गियों को ना दे करके घड़े में पानी रखें और घड़े में का ही पानी आप मुर्गियों को दें। तो इससे क्या होगा कि मुर्गियों में जो अंदर में से जो तापमान बन रहा है उसमें कमी आएगी और मुर्गियां जो है वो आहार के अनुपात में जल ग्रहण करेंगी। इन बातों का अगर ध्यान रखें, दाना और पानी का, तो मुर्गियों का स्वास्थ्य गर्मी के समय में आपका सही रहेगा। स्वीट कॉर्न मक्का की ही एक प्रजाति है जिसके दाने खाने में मीठे लगते हैं। बाजार में इसकी अच्छी मांग है। झारखंड के किसान स्वीट कॉर्न की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की राय। किसान भाइयों, झारखंड प्रदेश में अगर आप स्वीट कॉर्न की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो इसकी बहुत अच्छी किस्में आई हैं। हाइब्रिक्स 51 और दूसरी आपकी जो है इसमें ब्राइट जीन भी बहुत अच्छी किस्में हैं इसकी माधुरी भी हैं, प्रिया भी हैं, अल्मोरा स्वीट कॉर्न भी है। ये सभी अच्छी संस्कृत किस्में हैं जो कि आप झारखंड प्रदेश में इसकी सफलतापूर्वक खेती आप कर सकते हैं। जो किसान गर्मा धान की खेती कर रहे हैं वो अपने खेतों से खरपतवार निकालने के लिए पावर वीडर का उपयोग करें। ये कोनो वीडर या जापानी पैडी वीडर की तुलना में कम समय में ज़्यादा काम करने की क्षमता रखते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 4450 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1900 रुपए, चना 3250 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 7150 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7000 रुपए से 7550 रुपए, दाल चना 3900 रुपए से 4500 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9750 रुपए, चीनी 3050 रुपए से 3250 रुपए, आलू 550 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली। मौसम के मिजाज से भी अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। चूंकि बिल्कुल बेहद जरूरी चीज। तो एक छोटा सा विराम ले लें यहाँ। बिल्कुल ले लें। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, चलिए विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। बिल्कुल सही कहा। अब जानकारी का पिटारा खुलने वाला है। कान खड़ा रखिए और ध्यान से सुनिए। चलिए किसान भाइयों, अगर झुमकी बहन ने कहा है कि जानकारी का पिटारा खुलने वाला है, लेकिन जानकारी का पिटारा खुल चुका है और आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं मक्का की खेती के बारे में। किसान भाइयों, आप दो तरह से मक्के की खेती करते हैं, एक सिंचित अवस्था और एक असिंचित अवस्था में। लेकिन जो किसान भाई सिंचित अवस्था में मक्का की खेती करने जा रहे हैं, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से प्रभेद लगाने चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी लेकर के आज हम आए हैं। और ये जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ भूषण प्रसाद सिंह जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में आपको कई तरह की जानकारी देते हैं और उसी संदर्भ में आज हम आपको जानकारी देंगे सिंचित अवस्था में मक्के की खेती के बारे में। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मक्के की खेती की क्या संभावना है और किस तरह की जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं, ये अम्लीय मिट्टी है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, तापमान यहाँ का थोड़ा अधिक रहता है। जो सिंचित अवस्था में, वैसे हमारे मक्के की खेती के लिए जो अधिक तापमान का होना वो लाभदायक है। अधिक तापमान की स्थिति में हम मक्के की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ये बतलाना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को कि मक्के की खेती के लिए अगर तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है तो वो अच्छा उपज को प्रभावित करता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सिंचित अवस्था में हमारे इस ज़िले का और झारखंड का यूँ कहें तो जो वातावरण है वो काफ़ी उपयुक्त है मक्के की खेती के लिए। दूसरी चीज़ हम ये जानकारी देना चाहते हैं किसान भाइयों को कि किसानों के मन में शंका होता है कि मक्के की खेती कब कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा फसल है जो कि साल के किसी भी मौसम में कभी भी किया जा सकता है। एक बात सिर्फ ध्यान में रखें
कि अगर तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है तो इसके उपज के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है तापमान। तो इसका खेती हम किसी भी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतया 2 मौसम जो है खरीफ और रबी का। तो रबी मौसम में हम सिंचित अवस्था में करते हैं और खरीफ के मौसम में हम असिंचित अवस्था में वर्षा आधारित खेती करते हैं। तो आने वाला जो समय है वो तो वर्षा आधारित है, जिसमें हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उससे हम खेती कर सकते हैं। लेकिन हमारा सुझाव ये किसानों को रहता है कि हमारे प्रदेश का जो है फसल सघनता जो है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी वो काफ़ी कम है, और इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास ऑप्शन में एक मल्टीपर्पस ग्रेन मक्का है, जो एक मक्का का बहुत सारा काम है, बहुत सारी उपयोगिता है। तो इस फसल को बढ़ावा देना हमारे राज्य में काफ़ी किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और जो दूसरी रबी की मौसम है, इस मौसम में हम अपने प्रदेश का जो है जो ज़मीन है उसमें जो खेती नहीं कर पाते हैं किसान, उस ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मक्के की खेती जो है वो सालों भर कर सकते हैं, लेकिन 12 डिग्री टेम्परेचर से नीचे ना हो। इसमें एक चीज़ और निकल के आती है कि जो किसान मक्के की खेती करना चाहते हैं वो भूमि का चुनाव कैसे करें, भूमि की तैयारी कैसे करें। वो इसमें भूमि की तैयारी की जहाँ तक बात है तो 2 मौसम की हम बात की हैं, खरीफ और रबी में। रबी मौसम में तो हमारे पास समस्या कम है। ये हमेशा रबी मौसम में अगर आप ठंड के मौसम में मक्के की खेती करते हैं तो उत्पादन इसका हमेशा ज़्यादा होता है वर्षा आधारित जो बरसात के मौसम में आप अगर खेती करते हैं उसके अपेक्षा। जी, सिर्फ उत्पादन ही अधिक नहीं होता है, हमारे फसलों के ऊपर जो रोग, बीमारी, कीड़े, खरपतवार, इनका जो प्रभाव पड़ता है वो रबी में कम होता है, और बरसात के मौसम में, खरीफ मौसम में इसका प्रभाव अधिक होता है, और जिससे खरीफ मौसम में उत्पादन कम होता है। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि हमारा मिट्टी अगर खरीफ में करते हैं तो ज़मीन जो वहाँ पे जल जमाव नहीं होता हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अगर 5 से 6 घंटे तक हमारे खेतों में जल जमाव होता है तो वहाँ पे आपका जो पौधा है वो गलना शुरू हो जाएगा, उसमें गलन स्टार्ट हो जाएगा, और जिससे हमारी पौधे की संख्या कम हो जाएगी जी। और ऐसा मतलब एक अनुमान है कि अगर आपके खेत में 55 से लेके 70,000 पौधे की संख्या प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो उपज है अच्छा हो सके, आपको सही उपज प्राप्त हो सके। डॉक्टर साहब ने मिट्टी के बारे में बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से भूमि का चयन करना चाहिए और किस तरह व्यवस्था करनी चाहिए। एक चीज़ में निकल के आती है कि इस समय में कौन कौन से ऐसे प्रभेद हैं, कौन कौन से ऐसी किस्में हैं जो कि किसान लगाएं तो उनको अत्यधिक लाभ है। मक्के की खेती के लिए हम एक बात बोले थे कि ये मल्टीपर्पस ग्रेन है, इसका बहुत सारा उपयोग है जी इस मक्के का। तो इसमें किस्म जो हमेशा हाइब्रिड जो है, संकर मक्का, उसका उपज हमेशा हमारा जो हाई यील्डिंग वेराइटी है, जो अधिक उपजशील किस्में हैं, इनसे अधिक हाइब्रिड का उपज होगा। तो किसान भाई हाइब्रिड का उपयोग कर सकते हैं। हाइब्रिड के लिए बहुत सारी वैरायटी जो है किस्में बाज़ार में उपलब्ध है। उसमें जैसे गंगा 11 करके एक वैरायटी है, डेक्कन 105, 103 ये वैरायटी है, 30V92 ये भी एक अच्छी किस्म है जो थोड़ी महंगी है लेकिन काफ़ी अच्छा इसका उपज पाया जाता है। ये तो हमारा हाइब्रिड है, तो ये हाइब्रिड के रूप में चयन कर सकते हैं। इसके अलावे और सारी किस्में हैं जो जैसे स्वान कंपोजिट एक है, बिरसा मक्का एक है जी। तो ये इन वैरायटी का कंचन है जो कम दिनों में तैयार होने वाली, सिर्फ 70 दिनों में अगर भुट्टा के रूप में उपयोग करना चाहते हैं कोई किसान तो उसको फिर कंचन को लगा सकते हैं। बेबी कॉर्न के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिया वैरायटी है, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान जो है वैरायटी के चयन में हाइब्रिड से अधिक उपज पा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से जानकारी दी। अब अंत में आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कोई भी फसल, कोई भी खेती बिना सिंचाई के संभव नहीं है, तो इन मक्के की खेती को जो अभी हम सिंचित अवस्था में जो बात कर रहे हैं तो उसमें किस तरह की सिंचाई और कितनी बार देने की ज़रूरत पड़ती है, वो किसान भाइयों को बताएं। मक्के की खेती में जो सिंचाई की आवश्यकता होती है उसमें आप अगर इसमें रबी मौसम में करते हैं तो यहाँ पे सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है वर्षा के अपेक्षा। बरसात में सिंचाई की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होता है, वर्षा के ऊपर आधारित रहते हैं। लेकिन रबी मौसम में जो सिंचाई देने का मुख्य है उसमें आप अगर आपके मिट्टी में नमी की कमी हो तो आप वहाँ पर सिंचाई, सिंचित अवस्था में सिंचाई करके फिर मक्के को लगाएं, जिससे कि हमारा जर्मिनेशन जो है वो अच्छा हो सके। दूसरी बात, ये ठंड का मौसम होता है तो मेरा सुझाव रहेगा किसानों को, जो आपका बीज है उसको 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को गर्म कर लें, उसमें पानी को रखें, बीज को रखें और बीज को
गर्म पानी में से निकाल के, हाँ गर्म पानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो गर्म होना चाहिए। और उसके बाद जो पानी को बाहर बीज उसमें रखें, बीज को उसके बाद थोड़ा सा ये फूलने दें उसमें, और 12 घंटे के बाद उस बीज को फिर आप लगाएं तो आपका अंकुरन जो है बीज का वो काफ़ी अच्छा होगा। एक तो ये है। दूसरी बात है कि इस जगह सिंचाई देने का जो है उसमें एक सबसे पहला जो होता है, जब उसके बाद जो है नी हाइट जो है घुटने के साइज का जब हो जाता है, ये यहाँ पे सिंचाई देना जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि सिंचित अवस्था में मक्के की खेती कैसे करें, भूमि का चुनाव कैसे करें, प्रभेदों का चुनाव कैसे करें, खाद और खरपतवार का प्रबंधन किस तरह से करें, उनका किस तरह से नियंत्रण करें। इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब को हम धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गंजू भाई, इस जानकारी के बाद मुझे लगता है आपको एक छोटा सा विराम चाहिए, क्यों? चलिए ले लेते हैं। ले लेते हैं। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। विराम के बाद हमारे तमाम किसान भाई बहनों का स्वागत है और साथ ही साथ स्वागत है हमारे बुधना भाई का। जोहार दीदी। जोहार दादा। जोहार जोहार भाई, का हाल चाल? आए के हाल चाल चुन तो बहुत खराब है। अरे का खराब है? वो का बोले, मेरा सुकरवा को ना चर्म रोग हो गया है। चर्म रोग हो गया है। बिल्कुल। तो भाई देखो, सुकर पालन कर रहे हो, गाय पालन कर रहे हो, बकरी पालन कर रहे हो, जिस पशु को तुम पाल रहे हो तो उसका ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है ना। बिल्कुल। और सुकरों में अगर इस तरह की समस्याएं अगर दिखाई दे रही हैं तो किसी विशेषज्ञ से मिलो, किसी जो उनके जानकार हैं उनसे मिलो, उनसे बात करो। बिल्कुल सही। समस्या का समाधान हो जाएगा। इस तरह से परेशानी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इनकी परेशानी दूर करते हैं और हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जो बुधना जी के जैसा परेशान ही होंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर रविंद्र जी से और जानकारी लेते हैं इस विषय पर। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। आज का विषय बहुत ही खास हम लेके आपके बीच आए हैं और हम चर्चा करने वाले हैं शुक्रों के बारे में। और चर्चा का विषय है कि शुक्रों के चर्म रोग की समस्या और उनका निदान कैसे करें। जैसे कि हम पशुओं की बात कर रहे हैं और हम शुक्रों की बात कर रहे हैं, तो चर्म रोग की जो समस्या होती है वो उसके कैसे लक्षण है और कैसे उसका निदान होगा। जी हाँ, शुक्रों में देखा जाता है कि चर्म रोग जो होता है काफ़ी आम होता है। पहले जो हमारे किसान भाई जो शुक्र पालक हैं वो जानते होंगे, खास करके देसी शुक्रों में चर्म रोग की समस्या बहुत ज़्यादा है। और जो अभी संकर नस्ल का जो नस्ल है, जो शुक्रों का नस्ल है, TND जो नस्ल है, उसमें चर्म रोग की समस्या पहले की अपेक्षा कम है, लेकिन इसमें भी चर्म रोग की समस्या हो जाती है। और ख़ास करके अभी का जो मौसम है, गर्मियों के मौसम में चर्म रोग की समस्या देखने को ज़्यादा मिलती है। तो चर्म रोग की समस्या सबसे पहले हम लोग जाने कि ये क्यों होता है और इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें जो चर्म रोग की समस्या होती है, ये क्यों होता है? इसमें जो मुख्य रूप से जो पिस्सू और किलनी होते हैं, इसी के कारण चर्म रोग होते हैं, जिसे ढील भी कहते हैं गांव में, उसके कारण चर्म रोग होते हैं। और ये खास करके इस समय गर्मी के मौसम में जब कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, तो और उस समय आप जो है अपने जो फार्म है अगर साफ़ सफाई अगर अच्छी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, शुक्रों की साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो चर्म रोग की समस्या इस समय देखने को मिलती है। चर्म रोग के जो लक्षण की यदि बात करते हैं कि चर्म रोग से ग्रसित जो शुकर हैं, उसमें आप पहचान सकते हैं कि चर्म रोग से शुरुआती अगर स्तर पे आप जल्दी इसकी पहचान कर लें तो आप इसका इलाज जल्दी कर सकते हैं। और अगर देर से पहचान करने से इसमें जो है कि उसके उत्पादन क्षमता और बढ़ने की क्षमता पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो इसमें जब लक्षण की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो चर्म रोग से ग्रसित शुकर हैं वो किसी दीवार से या कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से वो जो है अपने शरीर को रगड़ते हैं, और उसमें देखने को मिलता है कि कभी कभी शरीर पे लाल लाल दाने हो जाते हैं, और जो है कि बाल का झड़ना, चमड़ी का मोटा होना, ये सब लक्षण है। तो शुकर जो है काफ़ी इससे परेशान हो जाते हैं, शुकर स्ट्रेस में आ जाते हैं चर्म रोग के कारण। और जब पशु स्ट्रेस में आते हैं तो इसका सीधा असर उसके बढ़ने की क्षमता, उत्पादन क्षमता और जो है इसके
जो है कि आमदनी पे पड़ता है, आमदनी में कमी आ जाती है चर्म रोग से। तो ये इसमें डायरेक्टली जो है चर्म रोग जो समस्या होती है उससे शुगर की मृत्यु उतनी आसानी से नहीं होती है, लेकिन जो है कि इसका सीधा आमदनी पे इसका असर पड़ता है। हमारे किसान भाई अगर इसका सही ढंग से इलाज नहीं करते हैं, इसका बचाव नहीं करते हैं, तो जो है कि चर्म रोग से वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और शुगर जो है जो शुकर पालन में जो होने वाला लाभ है उसमें कमी आ जाती है। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं कि ये शुकरों में चर्म रोग कैसे होता है और शुरुआती दौर पे ही अगर इस ध्यान दिया जाए तो ये बढ़ने से रुकता है। डॉक्टर साहब की एक अगर शुगर को अगर चर्म रोग हो गया है तो उसी से दूसरे को भी फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो किन किन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ से उपलब्ध कराएंगे? इसमें जो शुकरों की यदि चर्म रोग की यदि बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये टिक्स और माइट्स के कारण जो है ये चर्म रोग होता है। और ये जो बीमार पशु है उससे स्वस्थ पशु में आसानी से ये फैलता है और ख़ास करके देखा जाता है कि जो इसमें टिक्स और माइट्स जो होते हैं दीवारों पर भी चिपके रहते हैं। अगर उस घर में दूसरे स्वस्थ पशु को अगर हम रखते हैं तो उसमें भी इसमें होने की संभावना बढ़ जाती है और चर्म रोग से वो भी ग्रसित हो जाते हैं। तो चर्म रोग से पहले हम कोशिश करना चाहिए कि बचाव की कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से हम बचाएं। सबसे पहले जो चर्म रोग से ग्रसित शुकर हैं उसको जो है अलग रखें और उसको स्वस्थ पशु से मिक्स ना करें। जब तक कि उसका चर्म रोग ठीक नहीं होता है उसको बिल्कुल अलग रखें। दूसरी बात है कि उसमें साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें। जहाँ पे आप शुकर पालन कर रहे हैं तो उसका मल मूत्र जो है उसको जो फार्म है उससे दूर रखें, उसमें नज़दीक में ना रखने दें और जो घर में जो है पानी का जमाव ना होने दें, गंदगी ना होने दें और जो शुकर हैं उनको नियमित रूप से स्नान कराएं। सुबह और शाम अगर संभव है तो सुबह और शाम अगर उसको नहलाने की व्यवस्था करें। अगर आप सिर्फ पानी से छिड़काव से अगर उसके शरीर को साफ़ करते हैं सुबह शाम या दिन में एक बार भी तो उसमें चर्म रोग जो होने की संभावना होती है वो आधी से भी कम हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग उसका बचाव कर सकते हैं। और यदि हम इलाज की बात करते हैं तो चर्म रोग में इलाज के लिए हम लोग आइवरमेक्टिन नामक दवा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन दवा जो है कि चमड़े में देते हैं। ये आइवरमेक्टिन दवा काफ़ी कारगर है चर्म रोग के लिए। और आइवरमेक्टिन जो दवा है वो 35 किलो वजन पर 1 ml चमड़े में हम लोग देते हैं। जब ये चमड़े में जब ये आइवरमेक्टिन दवा देते हैं तो उसमें देखा जाता है कि जो चमड़े का चर्म रोग होता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और अगर पूरी तरह से ठीक नहीं होता है तो पुनः 1 सप्ताह के बाद आप इसको आइवरमेक्टिन का दवा पुनः दे दें। तो ये आइवरमेक्टिन दवा चमड़े का और पेट के कृमि दोनों में एक काम करता है और दोनों का नाश करता है। तो ये हो गया कि इस तरह से हम लोग चर्म रोग का इलाज कर सकते हैं। अगर संभव है तो शुरुआती दौर में इसका इलाज करें। दूसरा है कि घरेलू उपचार भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उसकी साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें, शुक्रों को नहलाएं, स्वच्छ पानी से साफ़ पानी से उसको जो है शरीर को साफ़ करें। इसके अलावा जो है कि कुछ दवा घरेलू दवा भी बना सकते हैं जिसमें है कि करंज का तेल, नीम का तेल, कपूर और गंधक मिला करके उसके चमड़े में अगर लगाते हैं तो उससे भी चर्म रोग ठीक होता है। इसमें करंज का तेल हम लोग 50 ml लेते हैं, नीम का तेल 50 ml, अगर नीम का तेल नहीं है तो 100 ml जो है करंज का तेल भी ले सकते हैं। उसमें 10 ग्राम कपूर और 10 ग्राम गंधक को अच्छी तरह से पीस करके उसमें मिक्स कर लें और उसमें चमड़े में बाल की उल्टी दिशा में चमड़े में उसको लगाएं। खास करके उस जगह पे लगाएं जहाँ पे ज़्यादा बाल उड़ा हुआ हो या दाना दिख रहा हो। तो उस तरह से लगाने से जो है कि ये चर्म रोग की जो समस्या है वो उसका समाधान हो जाता है। और ख़ास करके जो वयस्क शुकर हैं या गर्भवती शुक्रियाँ हैं या मादाएं हैं उसमें अगर इस तरह का प्रकोप होता है तो उसमें बच्चे देने की क्षमता जो है उसमें भी कमी आ जाती है। तो इस तरह से जो ब्रीडिंग के लिए जो आपने जानवर रखा है उसमें आप खास ध्यान दें और जो बढ़ते छौने हैं उसमें भी आप खास रूप से ध्यान दें। अगर चर्म रोग की समस्या आपको थोड़ा भी मिलती है तो आप इसका नियमित रूप से उपचार करें, आइवरमेक्टिन दवा दें और जो घरेलू दवा उसको भी आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बिल्कुल चर्म रोग से किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और कैसे इसका समाधान करेंगे ये हम जान रहे थे। अब जान लेते डॉक्टर साहब कि ऐसे दौर पे विशेष खान पान की भी क्या खास व्यवस्था करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। चर्म रोग जैसे ही होता है तो आप देखने को मिलता है कि पशु जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और पशु स्ट्रेस में जब आ जाते हैं तो खान पान में कमी हो जाती है। खान पान में कमी होने के कारण बढ़ने की क्षमता में कमी हो जाती है या फिर प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो इस समय हमें कोशिश करना चाहिए कि उसमें नियमित रूप से उसको संतुलित आहार दें हमारे पशु को, जिससे कि है इसमें जो पोषक तत्व की कमी उसके शरीर में ना आए। तो नियमित रूप से पशु आहार देने की जब बात करते हैं तो खास करके हम लोग संतुलित आहार उसको दे सकते हैं। इसमें मकई, चोकर, खल्ली, मिनरल मिक्सचर और नमक ये सब मिक्स करके हम उसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो है
कि जैसा जो भी सूकर पालक जो है वो अगर होटलों की जूठन सामग्री या बेकार खाद्य पदार्थ जो दे रहे हैं तो वो स्वच्छ रूप से दें और वो ज़्यादा बासी ना हो, ज़्यादा दिन का ना हो। इसके अलावा जो है उसमें कुछ संतुलित आहार, मिनरल मिक्सचर और ये सब आप ज़रूर दे सकते हैं। चर्म रोग की समस्या एक जिंक की कमी से होती है। मिनरल्स है जिंक, उसकी कमी से भी होती है। कभी कभी देखा जाता है कि आप जो है कि बेकार खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, उसमें आपके पोषक तत्व की कमी है, खास करके जिंक की। तो इससे पाराकीराटोसिस नामक जो बीमारी होती है वो सुकरों में होती है। तो इसमें जिंक की मात्रा अगर हम जो रिकमेंडेड मात्रा है वो अगर उसके खाने में मिलाकर अगर हम देते हैं तो इसमें देखा जाता है कि उसमें चर्म रोग जो होता है, जो जिंक की कमी से, खान पान की कमी से जो चर्म रोग की समस्या होती है वो इससे ठीक हो जाती है। अगले अंक में फिर नए विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अब समस्या का समाधान हुआ? हाँ, हो गया। ये जून हमको पहले पता रहता तो चमड़ा रोग हो भी नहीं करता एकदम। अरे बेवकूफ, चर्म रोग। ओ, चर्म रोग। हाँ। और साथ में जब कोई पशु पालते हो तो जानकारी तो रखना पड़ेगा ना भैया। हाँ, जानकारी जून जितना था उतना तो हम किए और माइनस हो गया तो आ गए आप लोग पास। हाँ, तो फिर आप चमड़ा को सुकर का ठीक रखिए। एकदम ठीक रखेंगे जून। तो चलिए अब फटाफट हम अपना पता अपने किसान भाई बहनों को बताते हैं ताकि वे अपने सुझाव और समस्या आपकी तरह हमें लिखकर भेज सके। मगर एगो बात है दीदी, हाँ। ये किसान दादा लोग तो वो लेटर उटर का बोलते पत्र भेजबे नहीं करता है जून। अरे आपको कहाँ पता है, भेजते हैं लेकिन बहुत कम भेजते हैं और भी खत आपके मिलने चाहिए हमें। तो फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।